तो चलिए आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स भाई सरोज सर में। तो हम आज हम बायोलॉजी का क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और कल हम बायोलॉजी में 1 से 100 से लेकर 180 तक वीडियो कवर कर चुके हैं। तो चलिए जो बच्चे नए हैं तो हम एक बार फिर से बता दें कि इस बुक को आप जरूर अपने पास रखिएगा। इसी बुक से हम डिस्कशन करवा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से तैयारी यूट्यूब के माध्यम से आपका हो जाए तो ये बुक जरूर आप ले लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट मारिए और बुक के दुकान पे जाके ये वाला बुक आपको खरीद लेना है। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं और आज हम लोग 180 के बाद पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग बायोलॉजी निकालिए, फटाफट बायोलॉजी निकाल लीजिए। अब बायोलॉजी में आप प्रश्न देखना है 180 नंबर। प्रश्न कितना देखना है? 180 नंबर प्रश्न को आपको देखना है। तो 180 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 180 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम क्या खाएगा? 180 सवाल में क्या है? 180 सवाल में यही है कि भूख लगेगा तो सबसे पहले व्यक्ति क्या खाएगा? ग्लूकोज खाएगा कि वसा खाएगा कि रुधिर खाएगा कि पेशी प्रोटीन खाएगा? तो सिंपल बात है, कार्बोहाइड्रेट खाएगा और कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं ग्लाइकोजन को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन हो जाएगा। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट देखिए यहाँ पे आप 2-3 बात जरूर जान जाइए कि कार्बोहाइड्रेट होता है एक होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एक होता है प्रोटीन, एक होता है प्रोटीन, एक होता है वसा, एक होता है विटामिन। आप नाम सुने होंगे इस सब चीजों का कि कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है। इन सारे चीजों का आप नाम पहले से आपको पता है। कार्बोहाइड्रेट क्यों खाते हैं आपको मालूम है? कार्बोहाइड्रेट हम लोग तुरंत ऊर्जा के लिए पाते हैं, तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। प्रोटीन क्यों खाते जानते हैं? प्रोटीन हम लोग शरीर के निर्माण करने के लिए खाते हैं। शरीर का निर्माण हो सके, शरीर का विकास हो सके, क्या हो सके? शरीर ग्रोथ कर सके, आपका बॉडी डेवलप हो सके। वसा क्यों खाते हैं? वसा इसलिए खाते हैं, इसे बोलते हैं स्टोरेज फूड, यानी संग्रहित करके रखता है। क्या करके रखता है? संग्रहित करके रखता है। किसको संग्रहित करके रखता है? भोजन को। वसा इसलिए खाते हैं ताकि आपके अंदर चर्बी बनता है, पेट में चर्बी रहता है ना। तो चर्बी का काम क्या है कि जब आप उपवास रहते होंगे, जब आप फास्टिंग रहते होंगे, तो आप बिना खाना पीना खाए हुए भी आप एनर्जेटिक रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर में पहले से चर्बी होता है और वो चर्बी हमें धीरे धीरे एनर्जेटिक करते रहता है। तो 2-4-5 दिन तक हम लोग आराम से फास्टिंग वगैरह रह जाते हैं। तो वसा का काम है? संग्रहित करके रखता है भोजन को। अब विटामिन का काम क्या है? रोगों से लड़ना, रोगों से लड़ना इसका काम है। अगर विटामिन की कमी हो जाएगा तो शरीर में बीमारी हो जाएगा। तो विटामिन इसलिए खाते हैं कि ताकि हमारे शरीर स्वस्थ रहे, हमारे बॉडी के अंदर कोई बीमारी जल्दी प्रवेश न करे, इसके लिए हम विटामिन खाते हैं। विटामिन का काम कोई ऊर्जा देना नहीं होता है। विटामिन खाएंगे तो आपको कोई ऊर्जा नहीं मिलेगा, प्रोटीन खाएंगे तो आपको कोई ऊर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो आपको ऊर्जा मिलेगा, आपको एनर्जी मिलेगा। तो कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन प्रोटीन क्या करता है? शरीर का निर्माण करता है। अब वसा क्या काम करता है? भोजन को संग्रहित करके रखता है, स्टोरेज फूड का काम करता है। अब विटामिन का काम क्या है? रोगों से लड़ना, ताकि आपका इम्यूनिटी पावर बना रहे, आपके शरीर में जल्दी कोई बीमारी प्रवेश न करे। तो इसके लिए हम विटामिन का प्रयोग करते हैं। अब विटामिन की कमी से अलग अलग रोग हो जाएगा और विटामिन पे हम अच्छा सा एक 13 मिनट का वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर विटामिन के बारे में अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप 13 मिनट का वीडियो देख लीजिएगा। तो विटामिन का एक भी प्रश्न कभी भी गलती नहीं होगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है 181 नंबर कि यह एक प्रोटीन नहीं है। तो कोलेजन है, इलास्टिन है, रेशम है, लिम्फोसाइट है। तो रेशम क्या है? एक प्रोटीन है। इलास्टिन क्या है? प्रोटीन है। लिम्फोसाइट क्या है? प्रोटीन है। लेकिन कोलेजन प्रोटीन नहीं होता है, तो उसको आप याद कर लेंगे। फिर अगला 182 नंबर, यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं है। कौन सा आयन है जो रुधिर में नहीं होता है, ब्लड में नहीं होता है?
तो ब्लड में सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, लेकिन कॉपर, Cu क्या बोलते हैं, कॉपर को बोलते हैं, तो कॉपर नहीं होता है। तो आप याद रखिएगा कि ब्लड में क्या नहीं होता है, तो कॉपर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है। होलोफाइटिक किसको बोलते हैं, जो अपना भोजन खुद बना ले, अपना भोजन खुद बना ले। तो अमीबा है, यूग्लिना है, शेर है, केचुआ है, तो इसका आंसर यूग्लिना हो जाएगा। हमको लगता है कि हम 1 से लेकर 180 तक नहीं, 180 से आगे तक हम वीडियो बना चुके थे, ताकि ये सब क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, हम उसका आंसर जल्दी जल्दी बता रहे हैं। अगर आप इसको डिस्कशन बढ़िया से लेना चाहते हैं तो आप इससे पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें लिखा होगा 100 से 180, उसमें हम इसको पूरे डिटेल में डिस्कशन किए हैं। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। 184 नंबर, यह स्टेरॉयड स्रावित करता है मुख गुहा में, अमाशय में, अग्नाशय में कि पित्ताशय में। तो स्टेरॉयड स्रावित करता है, किसमें स्टेरॉयड स्रावित करेगा, आपको मालूम है स्टेरॉयड किसमें स्रावित करेगा, तो अग्नाशय में स्रावित करेगा। तो स्टेरॉयड किसमें स्रावित करता है, तो अग्नाशय में, तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अगला 185 नंबर, वह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो पादप कोशिका ऊर्जा का उत्पादन किसमें करेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में करेगा। किसमें करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में करेगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं कि इसे माइटोकॉन्ड्रिया, इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस यानी कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें क्या पाया जाता है, तो डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। तो यही आपको ध्यान में रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, यह एक दोहरी झिल्ली होता है। कौन होता है, दोहरी झिल्ली होता है। क्या होता है, दोहरी झिल्ली होता है। उसके बाद इसकी खोज कौन किया था, तो बेंडा साहब किया था। कौन साहब, तो बेंडा इसकी खोज किया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति गृह कहते हैं। इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं इंग्लिश में, पावर हाउस ऑफ सेल। तो इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है, तो डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, तो दोहरी झिल्ली की आकृति के जैसा होता है, दोहरी झिल्ली होता है। इसका खोज कौन किया था, तो बेंडा साहब किया था। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो इतना सारा आपको ध्यान में रखना है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। आगे है कि विषाणु में होता है। तो आपको मालूम है कि विषाणु में या तो आरएनए होगा या तो फिर डीएनए होगा। विषाणु में क्या होगा, तो विषाणु जो होता है ना, विषाणु में या तो आरएनए होगा या तो आरएनए या तो डीएनए होगा, दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन जो जीवाणु होता है, जीवाणु जो होता है ना, वो दोनों हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। लेकिन विषाणु में क्या होता है, या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होगा। लेकिन जीवाणु में दोनों हो सकता है। और जीवाणु की खोज किया था लेवेनहॉक, लेवेनहॉक इसका खोज किया था। लेकिन विषाणु का खोज इवानोव्स्की किया था, इवानोव्स्की। तो इवानोव्स्की किसका खोज किया था, विषाणु का खोज किया था। और जीवाणु की खोज लेवेनहॉक किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जल्दी से नोट करिए ताकि हम आगे बढ़ सके। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 187, एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार कितना होता है, तो एक पायस में परिक्षिप्त का आकार होता है 10 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम। 10 एंगस्ट्रम, इसको क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
एंगस्ट्रम बोलते हैं, एंगस्ट्रम। क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रम। एक पर जो जीरो लिखा हुआ है उसे एंगस्ट्रम बोलते हैं। तो 10 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम के बीच होता है। क्या होता है? 10 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम के बीच होता है। कौन होता है? तो एक पायस। अब पायस क्या होता है? वसा का इमल्सीकरण करता है। वसा का क्या करता है? पायसीकरण करता है। इसका पायस का काम क्या है? वसा का इमल्सीकरण करना। वसा का इमल्सीकरण करना। क्या करना? इमल्सीकरण करना। वसा का पायसीकरण करना इसका काम होता है। तो 10 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम इसका आंसर हो जाएगा। अगला 188। बीकर मूलतः होते हैं। तो बीकर एक प्रोटीन होता है। बीकर क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। बीकर क्या होता है बोलिए? तो बीकर एक क्या है? प्रोटीन होता है। तो इसका आंसर हो गया बीकर क्या है? एक प्रोटीन है। बीकर क्या है? एक प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है मायोपिया के रोगी को निवारण के लिए क्या चाहिए? अगर किसी को मायोपिया है तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन लीजिए कि मायोपिया क्या है। तो ये जो मायोपिया है ना, मायोपिया, इसे हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इसे क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और मायोपिया को क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके उपचार के लिए, इसके उपचार के लिए ऑप्टल लेंस का यूज करते हैं। किसका लेंस? ऑप्टल लेंस का यूज करते हैं। लेकिन एक होता है क्या? हाइपरमेट्रोपिया। एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। एक क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया होता है। इसे बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। इसे क्या बोलेंगे? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस यूज होता है। क्या लेंस? उत्तल लेंस यूज होता है। एक होता है, एक क्या होता है? अबिंदुकता होता है। क्या होता है? अबिंदुकता होता है। अबिंदुकता होता है। इसके लिए बेलनाकार लेंस का यूज होता है। बेलनाकार लेंस का यूज होता है। एक क्या होता है? मोतियाबिंद हो जाता है। क्या हो जाता है? मोतियाबिंद हो जाता है। अब मोतियाबिंद के उपचार के लिए कोई उपाय नहीं है, इसके लिए ऑपरेशन होता है। क्या होता है? ऑपरेशन होता है। तो मोतियाबिंद अगर हो गया तो ऑपरेशन के बिना इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मोतियाबिंद में क्या होता है? आंख जो होता है ना, उस पर एक अलग से लेयर आ जाता है, उस लेयर को हटा दिया जाता है मोतियाबिंद के ऑपरेशन में। तो अबिंदुकता में क्या होगा? बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए फटाफट। तो मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया किसको बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं। इसके उपचार के लिए ऑप्टल लेंस का यूज करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? दूर दृष्टि दोष होता है। इसके लिए उत्तल लेंस यूज करते हैं। एक होता है अबिंदुकता, इसके लिए बेलनाकार लेंस यूज होता है। और मोतियाबिंद में ऑपरेशन होता है। और एक और होता है प्रेस बायोपिया। एक क्या होता है? प्रेस। एक क्या होता है? परेश बायोपिया। ये क्या होता है? परेश बायोपिया। इसे बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष होता है। तो एक प्रेस बायोपिया होता है, इसको हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। और इसके उपचार के लिए एक लेंस यूज होता है। उसका नाम है, उसका नाम क्या है जानते हैं? उसका नाम हो जाएगा बाईफोकल लेंस। बाई फोकल लेंस होता है। इसका नाम क्या है? बाईफोकल लेंस होता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। बाईफोकल लेंस, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं।
इसको क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष के लिए बाई फोकल लेंस यूज करते हैं। तो बाई फोकल लेंस यूज करते हैं किसके लिए, जरा दृष्टि दोष के लिए। और जरा दृष्टि दोष को बोलते हैं परेश बायोपिया। तो एक बार हम फिर से बोल देते हैं, आप उतार लीजिए। मायोपिया को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इसके उपचार के लिए देखो निकट में देखो निकट और दूर में अगर आपको टेंशन है कि कौन होगा उत्तल और कौन होगा अवतल, तो उसको कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। देखिए निकट में कई अक्षर है, 3 अक्षर है, तो अवतल में 3 अक्षर मतलब ज्यादा है। जैसे दूर एवं निकट है, देखो दूर में 2 अक्षर है और निकट में 3 अक्षर है, तो इसलिए अवतल है वो उत्तल है। तो ज्यादा अक्षर वाला के साथ ज्यादा अक्षर वाला को मिला दीजिए और कम अक्षर वाला को कम अक्षर वाला से मिला दीजिए। तो देखो निकट में 3 अक्षर है तो अवतल में भी ज्यादा अक्षर है, दूर में कम 2 अक्षर है तो उत्तल में कम। देखो उत्तल में 3 अक्षर है, अवतल में 4 गो, दूर में 2 है और निकट में 3 गो है। तो ज्यादा अक्षर वाला को ज्यादा अक्षर वाला से और कम अक्षर वाला को कम अक्षर वाला से, तो याद कर लीजिएगा। तो मायोपिया को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष और इसके उपचार के लिए अवतल लेंस यूज होता है। हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, इसके लिए उत्तल लेंस यूज होता है। अबिंदुकता इसके लिए बेलनाकार लेंस यूज होता है। और मोतियाबिंद इसके लिए ऑपरेशन होता है। एक होता है प्रेस बायोपिया, इसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं और इसके लिए बाई फोकल लेंस यूज होता है। वो लेंस बाई फोकल लेंस यूज होता है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है। अगला प्रश्न है कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, हल्दी वाला तना वाला हम बहुत बार बताए हैं आपको। हल्दी क्या है, तो हल्दी एक तना है। हल्दी क्या है बताइए, हल्दी क्या है, तो तना है। हल्दी आपका तना है। आपका आदि क्या है, आदि आपका तना है। आदि अदरक को बोलते हैं। हल्दी आदि दोनों के दोनों तना है। आलू और ओल क्या है, ये भी तना है। आलू और ओल क्या है, तो ये भी तना है। फिर आपको लहसुन और प्याज क्या है, लहसुन और प्याज क्या है, तो ये भी तना है। केसर क्या है बोलिए, केसर भी तना है। तो ये सब तना है, क्या है, ये सब तना है। हम बहुत बार बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। जड़ में क्या आता है, जड़ में जड़ कौन सा होता है, तो जड़ आप बोलेंगे क्या, गाजर बोलिए, गाजर क्या है, जड़ है। आप चुकंदर बोलिए, तो चुकंदर क्या है, जड़ है। मूली बोलिए, तो मूली क्या है, जड़ है। सलजम बोलिए, तो सलजम क्या है, जड़ है। तो ये सारा के सारा जड़ होता है। आगे बढ़ते हैं। श्वेत रक्त कणिका कितने प्रकार के होते हैं, तो श्वेत रक्त कणिका 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका कितने प्रकार के होते हैं, श्वेत रक्त जो कणिका है वो कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। और श्वेत रक्त कणिका को बोलते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। WBC कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। कौन कौन होता है, तो एक होता है बेसोफिल, क्या होता है, एक होता है बेसोफिल, देखिएगा। दूसरा होता है न्यूट्रोफिल, क्या होता है, न्यूट्रोफिल होता है। बेसोफिल एवं न्यूट्रोफिल। एक होता है इसिनोफिल, क्या होता है, इसिनोफिल होता है। तो बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और इसिनोफिल। एक होता है मोनोसाइट, एक क्या होता है, मोनोसाइट होता है। एक क्या होता है, लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट। तो श्वेत रक्त कणिका यानी WBC कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। कौन कौन, तो बेसोफिल, कौन फिल, बेसोफिल। फिर दूसरा कौन है, न्यूट्रोफिल। तीसरा कौन है, इसिनोफिल। और चौथा कौन है, मोनोसाइट। और 5वां कौन है, लिम्फोसाइट। तो WBC के कितने कणिकाएं होते हैं, तो 5 कणिका होते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर
3 हो जाएगा। अगला है लसिका इसमें उपस्थित होती है, तो लसिका क्या होती है? तो संवहन उत्तक होता है। लसिका क्या होता है? संवहन उत्तक होता है। इसका आंसर याद कर लीजिएगा, संवहन उत्तक। अगला पीलिया रोग रुधिर में निम्न की मात्रा हो जाती है। पीलिया रोग किसको कहते हैं जानते हैं? पीलिया रोग बोलते हैं जॉन्डिस को। पीलिया रोग किसको बोलते हैं? जॉन्डिस को बोलते हैं। तो पीलिया रोग किसको बोलते हैं जानते हैं? तो पीलिया जो रोग है उसे हम जॉन्डिस के नाम से जानते हैं, जॉन्डिस। तो जॉन्डिस नहीं हो जाता है, इसमें क्या खराब हो जाता है? लीवर खराब हो जाता है। आपका लीवर यकृत डैमेज हो जाता है। क्या हो जाता है? यकृत डैमेज हो जाता है। और पीलिया जो रोग होता है वो बिलीरुबिन के कारण होता है। बिलीरुबिन किसके कारण? बिलीरुबिन के कारण होता है पीलिया। शरीर पीला पीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शरीर पीला पीला हो जाता है, बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाता है। तो पीलिया रोग में किसका? बिलीरुबिन की मात्रा आपका बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सबसे बड़ी ग्रंथि? आपको मालूम है यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? यकृत। यकृत का बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ बता चुके हैं। यकृत के अध्ययन को हिपेटोलॉजी कहते हैं। यकृत का वजन 1.5 किलो का होता है। यकृत में पित्त का निर्माण होता है। यकृत में विटामिन ए संग्रहित रहता है। पित्त का निर्माण यकृत में होता है। पित्त जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में जमा होता है। तो अगर कोई व्यक्ति जहर खा के मर जाता है तो लीवर का ही जांच होता है। लीवर के अध्ययन को हिपेटोलॉजी बोलते हैं। तो लीवर के बारे में बहुत कुछ, लीवर रीजनरेशन पावर सबसे ज्यादा होता है। तो हम लीवर के बारे में बहुत कुछ आपको बता दिए हुए हैं। 195 नंबर, यह एक सैगुबोरस होते हैं। सैगुबोरस कौन होता है? तो सैगुबोरस मच्छर होता है जो किसी दूसरे जीव पे निर्भर हो, उसे बोलते हैं सैगुबोरस। सैगुबोरस क्या बोलते हैं? जो दूसरे जीव पे निर्भर हो, जो दूसरे जीव पे निर्भर हो, दूसरे जीव पे क्या हो? निर्भर हो, उसे क्या बोलते हैं? सैगुबोरस बोलते हैं। सैगुबोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैगुबोरस बोलते हैं। जो किसी दूसरे जीव पे निर्भर है उसे क्या बोलते हैं? सैगुबोरस बोलते हैं। सैगुबोरस होता है, सैगुबोरस होता है। तो जो दूसरे जीव पर, तो मच्छर दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। मच्छर हमें लोगों के खून पर तो डिपेंड रहता है, चाहे वो जानवर हो या आदमी हो, किसी के खून पर डिपेंड रहता है, तो मच्छर हो जाएगा। आगे कौन मास्टर ग्रंथि है? तो मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? तो पीयूष जो ग्रंथि है, पीयूष जो ग्रंथि है उसे क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। तो पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन यह विटामिन टोकोफेरल होता है? तो टोकोफेरल विटामिन कौन है? तो टेकोफेरल विटामिन ई को बोलते हैं। टेकोफेरल विटामिन किसको बोलते हैं? ई को बोलते हैं। और विटामिन ई की कमी से महिलाओं में बाझपन और पुरुषों में नपुंसकता आ जाता है। तो विटामिन ई को टेकोफेरल के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर टेकोफेरल हो जाएगा। 198, यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। सामाजिक व्यवस्था मतलब समझते हैं? जो समाज में रहना पसंद करता हो, जो लोगों के बीच में रहना पसंद करता हो, जो लोगों के समूह में रहना पसंद करता हो। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग एक समाज में रहते हैं, एक समूह में लोगों के बीच रहते हैं। तो ऐसा कौन है जो समूह में रहना पसंद करेगा? गाय है क्या? सुअर है? मधुमक्खी है? मछली है? नहीं, इसका आंसर हो जाएगा मधुमक्खी। क्या हो जाएगा? मधुमक्खी हो जाएगा। आप देखते होंगे मधुमक्खी एक छाता में रहता है। मधुमक्खी का पूरा छत्ता होता है और पूरा मधुमक्खी एक समूह बना के आपस में एक दूसरे को मदद करके रहता है। तो मधुमक्खी के बारे में आप थोड़ा सा जान जाइए। मधुमक्खी, मधुमक्खी के अध्ययन को क्या बोलते हैं जानते हैं? मधुमक्खी के अध्ययन को बोलते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। अब मधुमक्खी में एक होता है नर मधुमक्खी,
एक होता है रानी मधुमक्खी। कौन मधुमक्खी? रानी मधुमक्खी होता है। और मध जो होता है ना, मध, ये जो मध होता है, ये जो मध यानी शहद बोलते हैं, तो ये सबसे मीठी संकरा कौन होता है जानते हैं? ये होता है फ्रक्टोज। ये क्या होता है? फ्रक्टोज को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रक्टोज को बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फ्रक्टोज क्या है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मधुमक्खी के अध्ययन को एपीकल्चर बोलते हैं। मधुमक्खी में एक नर मधुमक्खी होता है, एक रानी मधुमक्खी होती है। रानी जो मधुमक्खी है वही सबका हेड होता है। वो जहां उड़ के जाएगा सब मधुमक्खी साथे साथे उड़ के चला जाएगा। एक समूह में रहता है, एक सामाजिक तौर पे रहता है। इसका आंसर, और मधुमक्खी से शहद आएगा, और शहद सबसे मीठा संकरा है, और वो फ्रक्टोज होता है। तो आगे याद रखिएगा। अगला है 199 नंबर, नाइलॉन। इसके एक लकों के मध्य इस प्रकार का बंध है। तो नाइलॉन क्या है? तो नाइलॉन एक एमाइड है। नाइलॉन क्या है? तो एक एमाइड होता है। नाइलॉन क्या है? और नाइलॉन जो है ना, ये कृत्रिम रूप से बना हुआ पहला रेशा है। जो नाइलॉन है, ये जो नाइलॉन है वो कृत्रिम रूप से जानते हैं, जिसको मानव ने बनाया है, इंसान ने बनाया है। तो सबसे पहले जो रेशा बना था वो नाइलॉन ने बना था। सबसे पहले आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से पहला रेशा कौन बना था? तो नाइलॉन ने बना था। तो कृत्रिम होता है। नाइलॉन क्या होता है? कृत्रिम है। ये प्राकृतिक द्वारा नहीं मिला है, हम लोगों ने नाइलॉन को बनाया है। ठीक है। तो ये क्या होता है? एमाइड होता है। क्या होता है? एमाइड होता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, एमाइड होता है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 200 नंबर है कि पादप जीवन में होने वाली निम्नलिखित घटनाओं के लिए कौन सही क्रम है? मतलब पादप जीवन यानी जो पेड़ पौधा होता है उसका जीवन का शुरुआत कैसे होता है? तो इसमें फलन दिया हुआ है, पुष्पन दिया हुआ है, बीज अंकुरन दिया हुआ है, बीजों का प्रकीर्णन दिया हुआ है, अंकुर दिया हुआ है, अकाई वृद्धि दिया हुआ है। तो आप इसका क्रम लिख लीजिए, पादपों का क्रम लिख लीजिए। आप उसके बाद सजा लीजिएगा। तो पादपों का जो क्रम है वो लिखिए। तो सबसे पहले क्या होगा? बीजों का अंकुरन होगा। सबसे पहले क्या होगा बताइए आप? तो कहिएगा कि सर पहले बीजों का अंकुरन होगा। क्या होगा? बीजों का अंकुरन होगा। तो जो बीजों का जो अंकुरन है वही सबसे पहले होगा। बीजों का अंकुरन 1 नंबर पे चल जाएगा। फिर 2 नंबर पे कौन चल जाएगा? तो अंकुर चला जाएगा। कौन चल जाएगा? तो अंकुर चला जाएगा। तो अंकुर हो जाएगा। तीसरा कौन चल जाएगा? कायिक वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कायिक वृद्धि। कहिएगा सर कायिक वृद्धि क्या होता है? तो कायिक वृद्धि में पेड़ पौधा का जड़ बढ़ेगा, तना बढ़ेगा, पत्ती बढ़ेगा। तो इसमें जड़ बढ़ता है, तना बढ़ता है, पत्ती बढ़ता है, ये सब बढ़ेगा। 4 नंबर में क्या आ जाएगा? तो उसमें से पुष्प निकलेगा। अरे उसमें से पुष्प निकलेगा। 5 नंबर में कौन चल जाएगा? तो उसके बाद उसमें से फल निकलेगा। और 6 नंबर में क्या चल जाएगा? तो बीज का प्रकीर्णन हो जाएगा। बीज का क्या होगा? प्रकीर्णन हो जाएगा। प्रकीर्णन हो जाएगा। तो प्रकीर्णन हो जाएगा। तो सबसे पहले बीज का अंकुरन होगा। बीज पहले अंकुरित होगा, उसमें से फूल निकलेगा। फिर उसके बाद अंकुर हो जाएगा वो पूरी तरह से। फिर कायिक वृद्धि होगा, उसमें तना बढ़ेगा, जड़ बढ़ेगा, पत्ता आएगा। फिर उसमें से पुष्प निकलेगा, फूल निकलेगा। फूल के बाद उसमें फल फड़ेगा, और फिर बीज का प्रकीर्णन हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। तो आप इसका मिलान कर लीजिएगा। इसका मिलान करिएगा तो पहला वाला आंसर आ जाएगा। 201 नंबर, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। आपको मालूम है क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो कहिएगा सर कि क्लोरो जो फिल है, क्लोरो क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg से। इसका परमाणु संख्या 12 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना? 12 होता है। अब पत्ती का हरा रंग किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। जो कोई भी पत्ती होता है, अब पत्ती का जो हरा रंग आप देखते हैं, हरा जो रंग है वो इसी के कारण तो होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। और पत्ती क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है।
आइए, वायु प्रदूषण का सूचक है, तो वायु प्रदूषण का सूचक लाइकेन होता है। तो वायु प्रदूषण का सूचक क्या है? तो लाइकेन है। वायु जो प्रदूषण है उसका संकेत क्या है? तो आपको लाइकेन हो जाएगा, तो इसका आंसर लाइकेन हो जाएगा। पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है? पेप्टिक अल्सर हम आपको पढ़ाए थे कि जैसे मान लीजिए कि ये पेट है, क्या है? ये आपका पेट है आपका। अब पेट में इस तरह से आपके पेट में एक रस होता है, एक पेट में एक रस रहता है, समझे? पेट में क्या रहता है? एक रस रहता है। पेट में क्या रहता है? एक रस रहता है। उसे बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? जठर रस बोलते हैं। कौन रस? जठर रस बोलते हैं। पेट में एक रस होता है जिसका नाम है जठर रस, और पेट में ऑलरेडी एक अम्ल होता है जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अब पेट में कौन सा जूस होता है? तो जठर रस होता है, जठर जूस होता है। अब क्या होता है बुआ कि जैसे ये जठर रस जो होता है, ये क्या करता है कि अगर आप पेट में, ये ऑलरेडी एसिड होता है, HCl पेट में भरा हुआ है ऑलरेडी। आप क्या करते हैं? सुबह सुबह चाय पी लेते हैं। सुबह सुबह क्या करते हैं? चाय पी लेते हैं। तो आप बताइए, पेट में ऑलरेडी HCl भरा रहता है। पेट में क्या है? ऑलरेडी HCl भरा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरा हुआ है ऑलरेडी, और उसमें और ज्यादा एसिड डाल रहे हैं। आप खाना पीना के जगह पे क्या डाल रहे हैं? चाय डाल रहे हैं पेट में, तो ऑलरेडी एसिड था और एसिड डाल दिए आप। तो ये जठर ग्रंथि जैसे क्या होता है? जठर ग्रंथि का काम क्या है, पहले समझिए ध्यान से। पेट का जो लेयर होता है, पेट का जो लेयर है, उस लेयर में एक ग्रंथि है जिसका नाम है जठर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? जठर रस बोलो या जठर ग्रंथि ज्यादा अच्छा रहेगा? क्या रहेगा? जठर ग्रंथि बोलो। तो ये जठर ग्रंथि का काम क्या है कि अगर आप अपने बॉडी में कोई ऐसा खाना पीना डालिएगा तो उसको ये पचाने का काम करता है, उसको मारने का काम करता है। खाना पीना में मान लीजिए कोई कीटाणु खा लिए आप, तो यही जठर ग्रंथि उसको मार के खत्म कर देगा। जठर ग्रंथि का काम क्या है कि खाना पीना के द्वारा अगर कोई कीटाणु वाला चीज हम खा लिए हैं तो उसको ये मार के खत्म कर देगा। अब पेट में मेरे पास ऑलरेडी अम्ल भरा हुआ है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब होता क्या है कि ये जठर जो ग्रंथि है ये इंतजार करते रहता है कि पेट में खाना आएगा, पानी आएगा, कुछ आएगा, उसको हम नष्ट करेंगे, उसको हम खत्म करेंगे। लेकिन आप खाना पानी नहीं दिए और उल्टे एसिड डाल दिए। आप क्या डाल दिए? एसिड डाल दिए। अब चाय पी लिए आप, तो चाय में ऑलरेडी अम्ल होता है, ऑलरेडी पेट में अम्ल है, तो जब चाय पी लीजिएगा तो पेट में अम्ल आएगा, तो जठर ग्रंथि मारने जाएगा। लेकिन जठर ग्रंथि मारने जाएगा, खुदे मर जाएगा, क्योंकि अम्ल है। अम्ल का मतलब एसिड होता है, एसिड जला देता है, तो जठर ग्रंथि को मार देगा। और इसी प्रकार जब जठर ग्रंथि मर जाएगा तो पेट में एक बीमारी हो जाता है जिसका नाम है अल्सर होता है। क्या होता है? पेट में एक बीमारी आ जाता है, उसका नाम क्या है? अल्सर। क्या होता है? अल्सर। अल्सर को बोलते हैं कि पेट में छाला पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? आपको पेट में क्या पड़ जाएगा? छाला पड़ जाएगा। और चूंकि पेट का जो गर्मी होता है मुंह से निकलता है, पेट का जो गर्मी है मुंह से नहीं निकलेगा, तो इसीलिए मुंह में भी छाला पड़ जाता है। तो आप देखते होंगे कि आपका मुंह कभी कभी सीज जाता है। क्या हो जाता है? पूरा के पूरा मुंह सीज जाएगा, तो हम क्या बोलते हैं कि मुंह आ गया हुआ है। तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको कैप्सूल लेता है, बिक्कासुल कैप्सूल, जिससे आपका जो मुंह आया रहता है वो खत्म होता है। तो जो मुंह आता है वो किसके वजह से? अल्सर नाम का बीमारी से। तो कोई पूछेगा कि अल्सर बीमारी कहाँ होता है? तो पेट में होता है। कहाँ होता है? पेट में होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वही आपको सवाल पूछ रहा था कि पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है? तो पेप्टिक अल्सर के लिए हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जिम्मेदार है। हेलिको क्या है? हेलिकोबैक्टर, हेलिकोबैक्टीरिया यही जिम्मेदार होता है। तो पेट में जो अल्सर होता है ना, वो पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है एंटामोइबा हिस्टोलेटिका, सॉरी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, यही जीवाणु जिम्मेदार होता है। तो याद रखिएगा। तो कोई बोलेगा कि अल्सर कहाँ होगा? तो पेट में होगा। अल्सर को बोलते छाला, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है?
तो प्लाज्मा का मुख्य घटक पानी होता है। प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है? प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है? देखिए, प्लाज्मा कितने तरीके का होता है बताइए। प्लाज्मा में आपको 90 से 95% पानी होता है। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में 90 से लेकर 95% क्या होता है? पानी होता है। और प्लाज्मा 3 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का? 3 प्रकार का। कथी कथी? एक होता है आरबीसी, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। और जाते हैं डेंगू जब हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? डेंगू, तो प्लेटलेट्स की मात्रा कम जाएगा। प्लेटलेट्स की मात्रा क्या होता है? कम जाता है। तो डेंगू बुखार में क्या हो जाता है? प्लेटलेट्स की मात्रा कम जाएगा। और बकरी का दूध जो होता है उसमें प्लेटलेट्स की मात्रा सबसे ज्यादा होता है। जो बकरी का जो दूध होता है उसमें क्या होता है? प्लेटलेट्स की मात्रा सबसे ज्यादा होता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आरबीसी तो जानते हैं, इसका जीवन काल 120 दिन। रेड ब्लड सेल होता है, लाल रक्त कोशिका होता है, लाल रक्त कोशिका होता है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? श्वेत रक्त कोशिका इसको बोलते हैं, श्वेत रक्त कोशिका बोलते हैं। ये आपको कीटाणु फिटाणु को मारने का काम करता है। रोग रोधी क्षमता होता है इसके अंदर, डब्ल्यूबीसी के अंदर। चलिए आगे बढ़ जाइए। आगे है तारपीन का तेल निकाला जाता है। तो तारपीन का जो तेल होता है ना, वो निकालते हैं किससे? तो तारपीन का जो तेल होता है वो आप निकालते हैं किससे? तो तारपीन का जो तेल होता है वो पाइन से निकालते हैं। कौन से? पाइन से निकालते हैं। तो पाइन, तारपीन का जो तेल होता है वो किससे निकलेगा? पाइन से निकलेगा। और पाइन और देवदार क्या है? जिम्नोस्पर्म। कल पढ़ाए थे जिम्नोस्पर्म। ये वो क्या पढ़ाए थे? जिम्नोस्पर्म पढ़ाए थे। जिम्नोस्पर्म कौन होता है? जिसमें बीज तो होगा लेकिन फल नहीं होगा। बीज होगा लेकिन फल नहीं होगा। इसमें कौन कौन आता है? तो ट्रिक बताए थे, जालिम सांस को चीर दो। क्या है ट्रिक? क्या बताए थे? जालिम सांस को चीर दो, जालिम सांस को चीर दो। क्या बोले थे? जालिम सांस को चीर दो। जौ से क्या बोले थे? जेमिनिया बोले थे, जेमिनिया बोले थे। सौ से साइकस बोले थे। क्या बोले थे? साइकस। सौ से क्या बोले थे? सौ से साइकस हुआ था। और सौ से क्या बोले थे बताओ? चीर से तो बोले थे चीर का पौधा। और दो से देवदार का पौधा। क्या होता है? देवदार। तो 100 से साइकस था और 100 से क्या था? सिकोया था। 100 से क्या था? सिकोया। तो ये भी याद रखिएगा। तो ये सब क्या होता है? कि बीज होगा लेकिन आपका इसमें फल नहीं होगा। तो आपका पाइन है, देवदार है, ये सब क्या है? जिम्नोस्पर्म है। अगला 206 नंबर, राइजोम का उदाहरण कौन सा है? तो राइजोम का जो उदाहरण है ना, वो राइजोम का उदाहरण कौन है? तो अदरक हो जाएगा। राइजोम का उदाहरण कौन हो जाएगा? तो अदरक हो जाएगा। राइजोम का उदाहरण कौन हो जाएगा? अदरक हो जाएगा। चलिए तेजी से निकालते हैं। चाय के पत्ती के इलाज के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो चाय के पत्ती के इलाज के लिए जीवाणु का प्रयोग करते हैं। चाय के पत्ती के इलाज के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो चाय की जो पत्ती होता है ना, उसके इलाज के लिए हम जीवाणु का प्रयोग करते हैं। किसका? जीवाणु का। जो चाय होता है ना आपका, जो चाय होता है, तो चाय के में अगर कोई बीमारी हो गया तो उसके उपचार के लिए क्या यूज करते हैं? तो जीवाणु को यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? जीवाणु का। आपको बताए कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताओ? तो चाय में क्या पाया जाता है? चाय में, तो चाय में पाया जाता है थीन। चाय में क्या पाया जाता है? थीन पाया जाता है। चाय में क्या पाया जाता है? तो चाय में थीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जो चाय है ना उसमें थीन पाया जाता है। और चाय में किसके लिए इलाज के लिए किसका यूज करते हैं? जीवाणु को यूज करते हैं। और कॉफी में क्या पाया जाता है? कॉफी में, तो कॉफी में कैफीन पाया जाता है। कॉफी में कैफीन। और उसके बाद
तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो तंबाकू में निकोटीन, क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डी है? तो 206 हड्डी है। हड्डी पर पूरा क्लास ले चुके हैं। अगला देखिए 209 नंबर, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव शरीर में कितने जोड़ा पूछा है, तो 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। क्या जोड़ा? 23 जोड़ा, जिसमें से 22 जोड़ा शरीर का निर्माण करता है और एक जोड़ा लिंग का निर्धारण करता है। लिंग का निर्धारण करता है। पुरुष में XY होता है और महिला में XX होता है। वही जेंडर डिसाइड करता है कि लड़का जन्म लेगा कि लड़की जन्म लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है? तो भेड़ का जो एंथ्रेक्स है ना, वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। भेड़ में जो बीमारी होता है एंथ्रेक्स, भेड़ में एक बीमारी है जिसका नाम है एंथ्रेक्स और वो जीवाणु की वजह से होता है। भेड़ जो होता है, भेड़ उसमें एक बीमारी होता है एंथ्रेक्स। क्या होता है? एंथ्रेक्स। वह किसकी वजह से? तो जीवाणु की वजह से होता है। तो जीवाणु आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा क्या होगा? तो लाल में। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो कौन रंग में ज्यादा होगा? तो प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया है ना, जो प्रकाश संश्लेषण है उसकी क्रिया सबसे जो ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा, तो वो लाल रंग में होगा। किसमें? लाल रंग। और सबसे कम किस में? तो बैगनी में। सबसे कम किस में? बैगनी में। और किसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है? तो हरा में। हरा में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। तो लाल में सबसे ज्यादा होगा, बैगनी में सबसे कम होगा और हरा में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाइए। अगला है कि कालाजार किस कारण होता है? तो कालाजार हम आपको पता है, कालाजार प्रोटोजोआ की वजह से होता है। कालाजार जो होता है ना वो किसके वजह से? तो कालाजार प्रोटोजोआ की वजह से होता है। प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और लिस्मानिया मच्छर के काटने से, लिस्मानिया मच्छर के काटने से क्या होता है? आपका कालाजार होता है। और उसको बोलते हैं, कालाजार फैलाने वाला मक्खी का नाम क्या जानते हैं? तो उसको बोलते हैं बालू मक्खी। कौन मक्खी? बालू मक्खी बोलते हैं। कालाजार कौन मक्खी फैलाता है? तो बालू मक्खी। इसको बोलते हैं सैंड फ्लाई। कौन फ्लाई? सैंड फ्लाई। तो बालू मक्खी से कौन बीमारी फैलता है? कालाजार। आपको याद है ना, ट्रिक बताए थे कि अगर बालू में खेलिएगा तो काला हो जाइएगा। अरे बालू में अगर आप खेलिएगा तो काला नहीं हो जाइएगा, तो काला हो जाइएगा। तो बालू मक्खी कौन बीमारी फैलाता है? कालाजार फैलाता है। कौन इसके लिए कौन सा जिम्मेदार है? कौन सा प्रोटोजोआ? तो लिस्मानिया। कौन सा? लिस्मानिया जिम्मेदार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 213 नंबर, रक्त के थक्का को जमाने में क्या मदद करेगा? तो रक्त को थक्का जमाने में कौन मदद करता है? तो रक्त के थक्का जमाने में प्लेटलेट्स मदद करता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करेगा? तो रक्त का जो थक्का होता है, रक्त का जो थक्का होता है कौन मदद करता है? तो प्लेटलेट्स मदद करेगा। प्लेटलेट्स। आप बताए थे ना कि रक्त का थक्का जमाने में कौन विटामिन मदद करता है? तो विटामिन के मदद करता है। आप बताए थे ना कि एक मनुष्य के शरीर में कितना लीटर ब्लड होता है? 5 से 6 लीटर। अब ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। और कैसा होता है? क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। क्या होता है? क्षारीय, यानी बेस नेचर का होता है। कौन नेचर? तो बेस नेचर का होता है। और रक्त के बारे में और क्या जानते हैं? रक्त का रंग लाल किसके वजह से होता है? तो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का लाल रंग होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो तिल्ली में होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो तिल्ली में होता है। ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा तुमको। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। तो पेप्सिन एंजाइम अग्नाशय में, अमाशय में, पेट में पाया जाएगा। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। तो ये भी याद रखना है। अगला है 215 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है? तो अनुवांशिक कौन होता है? तो अनुवांशिक डीएनए होता है। अनुवांशिक कौन होता है? डीएनए होता है। अनुवांशिक, निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है? तो वो होता है डीएनए। और डीएनए का जो
डीएनए का जो जैसे देखिए अनुवांशिक क्या होता है कि अनुवांशिक डीएनए का रूप होता है और डीएनए का जो सबसे छोटा इकाई है ना वो जीन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीन। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। किसको कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। तो जल्दी से नोट करिए। कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को नहीं, क्रोमोप्लास्ट को कहते हैं। कोशिका का रसोई घर, कोशिका का जो रसोई घर है, कोशिका का जो रसोई घर है उसे बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। तो कोशिका का जो रसोई घर है वो क्रोमोप्लास्ट है, ये याद रखना है। आगे देखिए, आगे मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है? जो मानव कान है उसके लिए कितना ध्वनि उपयुक्त होगा? मानव कान के लिए कितना ध्वनि उपयुक्त होता है? तो 60 डेसिबल। मानव 60 डेसिबल तक के ध्वनि को आसानी से सुन सकता है। मानव जो है वो कितना डेसिबल? 60 डेसिबल के ध्वनि को आराम से सुन सकता है। 60 डेसिबल कान के लिए उपयुक्त होता है। मनुष्य के कान के लिए कितना ध्वनि? ध्वनि को किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि को हम लोग डेसिबल में मापते हैं, याद रखिएगा। ध्वनि को किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। और ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होगा? तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा ठोस में होता है। किस में होगा? ध्वनि की जो चाल है सबसे ज्यादा किस में होगा? तो ठोस में होगा। किस में? ठोस में होगा। और प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होता है? प्रकाश की जो चाल है वो सबसे ज्यादा किस में होगा? तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा आपका किस में होता है? ध्वनि की चाल तो ठोस में होता है। अब प्रकाश की चाल किस में होता है? तो आप उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश की चाल। याद नहीं आ रहा है? ध्वनि की चाल तो ठोस में, अब प्रकाश की चाल, चलिए प्रकाश की चाल ध्यान में नहीं आ रहा है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा ठोस में होता है। हाँ, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। किसमें? निर्वात में होता है, याद रखिएगा। किसमें होता है? निर्वात में होता है। तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में, लेकिन ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा ठोस में होता है। अब ध्वनि को किससे मापते हैं? डेसिबल से मापते हैं। चलिए आगे बढ़ो फटाफट। आगे लोयन फिश किसे कहते हैं? तो लोयन फिश किसे कहते हैं बताओ? लोयन फिश किसे कहते हैं? तो लोयन फिश टेरोइस बोलिंटांस को कहते हैं। लोयन फिश किसे कहते हैं? टेरोइस बोलिंटांस को कहते हैं। किसको कहते हैं? टेरोइस बोलिंटांस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 को। डैश पर पोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। पर पोषित जो किसी दूसरे पर निर्भर हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्वचालित। क्या बोलते हैं? स्वचालित। नींबू का जो डाइवेक रोग होता है किसके कारण होता है? नींबू का जो डाइवेक रोग है वो जस्ता की कमी के कारण। किसके कमी के कारण? जस्ता की कमी के कारण नींबू में एक रोग होता है जिसका नाम है डाइवेक रोग। नींबू में रोग होता है डाइवेक रोग, किसकी कमी से? तो जस्ता की कमी से होता है। अगला, कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है? कौन सा प्रोटीन है जो साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है? तो वो आंसर हो जाएगा ग्लोब्यूलिन। क्या हो जाएगा? ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन होता है। कौन है? ग्लोब्यूलिन। आगे देखिए, साइकस तेल निकाला जाता है। साइकस तेल किससे निकालते हैं बताइए? साइकस तेल जो निकलेगा वो देवदार के पौधा से। साइकस किससे? देवदार के पौधा से निकलता है। श्वेत रक्त कणिका का औसत जीवन काल कितना होता है? तो हम बताए थे कि श्वेत रक्त कणिका का औसत जीवन काल आपका 5 से 7 दिन होता है। श्वेत रक्त कणिका का औसत जीवन काल 5 से 7 दिन होता है, लेकिन लाल रक्त कोशिका 120 दिन का होता है। तो इसका आंसर गलत दिया हुआ है, 5 से 7 दिन होगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? क्या होता है? अंतरकोशिकीय क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है। तो पैरेन्काइमा का होता है। दाद किसकी वजह से? तो दाद कवक की वजह से। दाद खुजली नोचिया ये सब किसकी वजह से?
कवक की वजह से। तो चलिए हम 225 तक करवा दिए, कितना तक? 225 तक करवा दिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को तैयारी भी करना है, क्योंकि अगले बृहस्पतिवार को 200 सवाल तक का हम टेस्ट ऑर्गेनाइज कर दिए हुए हैं। तो इसलिए हम कम ही क्वेश्चन करवाए हैं, ताकि आपको रिवीजन करना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, अच्छे से तैयारी करना है। तो चलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और बृहस्पतिवार को टेस्ट देने के लिए तैयार रहिएगा। लेकिन जो बच्चे आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो इससे पहले बायोलॉजी का सारा के सारा वीडियो अच्छे से देखो और अच्छे से नोट्स बनाओ। और ये किरण प्रकाशन का बुक अपने पास जरूर रखना है, बिना किताब का तैयारी नहीं हो पाएगा। तो ये बुक जरूर रखना है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।